नोरा सुपर 50 ए स्कूल प्लेटफॉर्म से मैं विकास शर्मा एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने इस क्लास के पहले जो जो क्लासें हुई थी अपन ने उसमें पहला जो चैप्टर है आपके पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ा है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में से किस किस प्रकार के जो प्रश्न है और किस टाइप के जो प्रश्न है वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे या किस टाइप के जो प्रश्न है वो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम पार्ट 1 में आने वाले अभ्यास प्रश्नों से संबंधित। देखिए, अभ्यास प्रश्न जो हमें इसमें जो करना है, पहला जो टाइप आएगा आपके इस वाले चैप्टर में वो है कि आपको परीक्षा के अंदर रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करनी है और दूसरा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने वाले प्रश्न जो है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वाले चैप्टर को हम बेस मान करके ये कहते हैं कि अभिक्रिया की पहचान करना। पहला जो प्रश्न आएगा आपके वो आएगा अभिक्रिया की पहचान करना। अभिक्रिया की पहचान करना। दूसरा जो आपके प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा वो आएगा समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किस टाइप का प्रश्न इस परीक्षा में आएगा, अभिक्रिया की परिभाषा। अभिक्रिया की परिभाषा। और चौथा जो प्रश्न आएगा आपके वो वन लाइनर क्वेश्चन आएगा जिसे हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स में से आपके प्रश्न पूछा जाएगा। और पांचवा जो प्रश्न है वो क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका प्रश्न निर्माण करना। आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा है यानी पहला पार्ट आपने जो पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि किस प्रकार से प्रश्न निर्माण होते हैं और किस टॉपिक में से किस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 टाइप के 5 प्रकार के प्रश्न लिखे हैं कि परीक्षा में आपको कोई सी भी अभिक्रिया दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, विस्थापन है या किस टाइप की अभिक्रिया है। तो पहला प्रश्न निर्माण जो है आपके अभिक्रिया से संबंधित पूछा जाएगा। दूसरा है, कल हमने बात करी थी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, तो आपको प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आपके सामने जो असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया जाएगा उसको आपको संतुलित करना है। तीसरा जो है, आपने जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी है उन सब अभिक्रियाओं की परिभाषाएं आपसे पूछा जा सकता है। जैसे संयोजन किसे कहते हैं, वियोजन किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये सब अभिक्रियाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और चौथे नंबर पे मैं आपको यहाँ पर कुछ एक शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊंगा यानी वन लाइनर के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा जिनमें से आपके बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। और पांचवा जो आता है वो क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न आता है, ठीक है। तो देखते हैं हम इस वाले पार्ट के प्रश्न उत्तर। देखिए, क्रियाकलाप से संबंधित सबसे पहले हम देखेंगे क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न। क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न। क्रियाकलाप से संबंधित आपके जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये आता है कि जल का विद्युत अपघटन समझाइए। जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन समझाइए। देखिए, ये एक आपके एक्टिविटी दे रखी है बुक के अंदर कि जल का विद्युत अपघटन समझाइए।
तो जल का विद्युत अपघटन समझाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लास्टिक का मग लेंगे हम, ठीक है। और प्लास्टिक का जो मग लेंगे, उस प्लास्टिक के मग के नीचे के तल पर यहाँ पर 2 छिद्र करके कार्बन के एनोड लगा दिए जाएंगे, इसके अंदर कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएंगे। और जब इसके अंदर ये कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाएंगे और दोनों ही इलेक्ट्रोड का जो संबंध है वो वायर के थ्रू करके हम क्या करेंगे, एक 6 वोल्ट की बैटरी लेकर के उसका संबंध उससे कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक का मग लिया, उसके नीचे 2 छेद करके वायर जोड़ के 6 वोल्ट की बैटरी से उसको संयोजित कर दिया गया। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है, जल भर दिया इसके अंदर। और H2SO4 जो है वो भी भर दिया इसके अंदर, विद्युत अपघटन के रूप में जो काम करेगा, ठीक है। और इनकी इसके ऊपर दोनों के तरफ एक कांच की परख नली को लगा दिया जाएगा, जो उल्टी कीप लगा दी जाएगी। परख नली को उल्टे आकार में इसको रख दिया जाएगा। इसके बाद क्या किया जाएगा, 6 वोल्ट की बैटरी से इन दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जब इन इलेक्ट्रोड के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यहां पर जो आपका ये जो जल है H2O, इस H2O का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। नीचे रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण क्या लिखेंगे, 2H2O इज इक्वल टू विद्युत, यानी विद्युत की उपस्थिति में होगा ये, तो 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पे देखिए आपके जो जल था, जल जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, एक तो हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार से इसका आंसर यही हो जाएगा कि जल के विद्युत अपघटन को प्रयोग द्वारा समझाइए और उस अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो ये वाला जो प्रयोग है वो हम लिख सकते हैं। और जल का जो विद्युत अपघटन है उसकी रासायनिक समीकरण क्या लिखेंगे, 2H2O, विद्युत की उपस्थिति में इसका विघटन होगा और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जल के विद्युत अपघटन को समझाइए। दूसरा प्रश्न देखिए आप, दूसरा प्रश्न है कि दानेदार जस्ते पर H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, डालने पर क्या होता है। देखिए दानेदार जस्ते पर तनु H2SO4 डालने पर क्या होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम एक शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे और शंक्वाकार जो फ्लास्क लेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, दानेदार जस्ते के टुकड़े डालेंगे और उन जस्ते के टुकड़े के ऊपर क्या डाल देंगे, H2SO4 डाल देंगे। तो कौन सी अभिक्रिया होगी यहां पर देखिए आप, इसको यहां से कार्क से बंद कर दिया जाएगा और इसके अंदर क्या भर दिया जाएगा, H2SO4, और बीच बीच में यहां पर तनु वो जस्ते के टुकड़ों को डाल दिया जाएगा। तो जब यहां पर जस्ते के टुकड़ों को डाला जाएगा, जस्ते के टुकड़े को डालने पर H2SO4 से क्रिया होगी और वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये शंक्वाकार जो फ्लास्क है इसमें दानेदार जस्ते के टुकड़े डाल देंगे और दानेदार जस्ते के टुकड़े के बीच में क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये तो हो गया H2SO4 और ये हो गए जस्ते के टुकड़े, और यहाँ पर कार्क लगा करके इसको कार्क डॉट लगा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दानेदार जस्ते के जो टुकड़े हैं वो H2SO4 से क्रिया करते हैं। तो H2SO4 से जब ये क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस साथ में क्या निकलेगी, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो दूसरा जो प्रश्न आपके वो 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि दानेदार जस्ते के टुकड़े पर तनु H2SO4 डालने पर क्या होता है।
तो दानेदार दस्ते के टुकड़े पर H2SO4 मिलाने पर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, और जिंक सल्फेट के निर्माण के साथ में यहां पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा क्रियाकलाप आपका हो सकता है। तीसरा जो क्रियाकलाप है वो पूछा जाएगा आपसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे होता है, समझाइए। बुझे हुए चूने का बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे होता है, क्रियाविधि समझाइए। क्रियाविधि समझाइए। देखिए, एक हमने ली बीकर, ठीक है, ये बीकर ले ली, और इस बीकर के अंदर यहां पे भर दिया आपने कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ऊपर से क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें क्या मिला दिया आपने? पानी मिला दिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। और कैल्शियम जो हाइड्रो ऑक्साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना। तो ये सिंपल सा प्रश्न है। पिछले बोर्ड के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था, बीकर का चित्र बनाइए। तो कितना सरल प्रश्न था, आपको केवल बीकर का चित्र बनाना था उसमें। और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि बुझे हुए चूने के निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। तो सर्वप्रथम हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को डाला जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड डाल करके उसमें ऊपर से पानी मिला दिया जाएगा। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाएगा तो एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया होगी, और उस संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूने का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली ये तीनों जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं शॉर्ट नोट संबंधी प्रश्न। देखिए आप, शॉर्ट नोट से संबंधी प्रश्न, यहां पर आपके जो वन लाइनर जो प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्यों? तो इस प्रश्न का आंसर यह आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। इसका सीधा सा आंसर यह है कि जो मैग्नीशियम होता है ये वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो व्हाइट कलर का यानी सफेद पाउडर होता है। कौन सा पाउडर होता है? सफेद पाउडर होता है। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर परत जम जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, उसके ऊपर धूल मिट्टी नमी आदि को हटाने के लिए उस मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है। तो ये वाला प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए आप, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सूत्र के रूप में पूछा जाएगा कि एक तो पूछेंगे बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, इसका सूत्र क्या होता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। तीसरा आपसे पूछा जाएगा संगमरमर,
संगमरमर का रासायनिक सूत्र जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मार्बल। तो मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसके बाद में चूना पत्थर, चूना पत्थर या खड़िया मिट्टी, चूना पत्थर या खड़िया मिट्टी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहां पर देखिए, बिना बुझा हुआ जो चूना है उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ जो चूना है वो है CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर या मार्बल जो उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, और चूना पत्थर और खड़िया मिट्टी जो इसका भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। यहां पर आपको दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या रासायनिक सूत्र लिखिए और उसका रासायनिक नाम भी लिखिए। कभी कभी उसका रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और सूत्र क्या हो जाएगा इसका? CaO। इसी प्रकार से इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका पता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो आप याद करोगे तो आपको 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे आपके, कि संगमरमर जो मार्बल है उसका भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और चूना पत्थर खड़िया मिट्टी जो है तीनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न आपके कंप्लीट है। तीसरा जो प्रश्न आता है इसमें वो है दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, दीवारों पर सफेदी करने में किसका उपयोग किया जाता है? करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहां इस प्रश्न का जो आंसर है वो यहां से लिखेंगे हम, कि दीवारों पर सफेदी करने में किसका उपयोग किया जाता है? ये करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसके विलयन का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या किया जाएगा? कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसमें पानी मिलाया जाएगा, और सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाया जाएगा तो पानी मिलाने पर क्या हो जाएगा? वो बुझ जाएगा। तो बिना बुझे चूने की क्रिया जब पानी से करवाई जाती है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो दीवारों पर सफेदी करने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है। बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है। इसकी पूरी अभिक्रिया में आपको समझाता हूं कि इसको दीवारों पर सफेदी करने में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, यह आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है? देखिए, CaCO3 प्लस H2O का निर्माण होता है। तो सीधी सी बात है कि दीवारों पर सफेदी करने में किसका उपयोग किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है। अब आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप डायरेक्टली बुझा हुआ चूना बता रहे हैं तो बुझा हुआ चूना ही लिखना है। अगर आप बिना बुझा हुआ चूना बोलोगे तो उसके साथ में उसका जलीय विलयन बोलना पड़ेगा आपको। या तो आप क्या बोलोगे? बिना बुझे चूने के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है, और या फिर आप डायरेक्ट क्या बोलोगे? बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो यहां पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चमकदार पदार्थ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज ए शाइनी सब्सटेंस, यानी चमकदार पदार्थ होता है। जब दीवारों के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लगाया जाता है तो पर्यावरण की CO2 से क्रिया करके वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है, जिससे दीवारें क्या हो जाती है? चमक जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की जब परत उस पर बनेगी, और चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? एक चमकदार पदार्थ होता है।
तो इस प्रकार से अब यहां पर प्रश्न आपको x के आधार पे भी पूछा जा सकता है। एक बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर x का नाम क्या है? तो यहां पर x का नाम क्या लिखना है आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है या बुझा हुआ चूना लिखना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। चौथा प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न आपके आता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है। देखिए, इसको समझते हैं हम। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग जो है वो क्यों बदल जाता है? क्यों बदल जाता है? देखिए, यह है आपके पास में कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। जब कॉपर सल्फेट में आपने क्या डाली? आयरन डाल दी, यानी लोहे की कील डाल दी। तो लोहे की कील डालने पर देखो आयरन सल्फेट बनता है, और ये क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो चूंकि यहां पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो विस्थापन अभिक्रिया के कारण क्या होता है? कॉपर सल्फेट जो है वो फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट में बदल जाता है, और ये आयरन सल्फेट बनने की वजह से कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है ना, वो तो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, और आयरन सल्फेट का हल्का हरा रंग आ जाता है, या मलिन रंग भी हम इसको बोल सकते हैं, मलिन रंग। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपको लिखना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विस्थापन अभिक्रिया के कारण कॉपर विस्थापित हो जाता है, और कॉपर सल्फेट जो है वो फेरस सल्फेट में बदल जाता है, और फेरस सल्फेट का रंग जो होता है वो हल्का हरा रंग होता है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न आता है। 5वां प्रश्न है, फेरस सल्फेट के वियोजन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। फेरस सल्फेट के वियोजन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट के वियोजन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें फेरस सल्फेट का सूत्र लिखना है। यहाँ पे FeSO4 2FeSO4 इक्वल टू, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो यहाँ पे बनेगा आपके Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ बनेगा फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड हो गया नहीं, और ये साथ में बनेगा सल्फर डाई ऑक्साइड सल्फर डाई ऑक्साइड, और ये हो जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न आपके क्लियर है कि फेरस सल्फेट के वियोजन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब हम गर्म करेंगे तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो विभाजित हो जाता है, यानी विघटित हो जाता है। इसलिए हम इसको कौन सी अभिक्रिया का नाम देंगे? अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हम इसे कहते हैं, और ये फेरस सल्फेट के वियोजन की अभिक्रिया का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके 6 नंबर का क्वेश्चन। देखो, कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कार्बोहाइड्रेट के
विघटन से क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट के विघटन से क्या प्राप्त होता है? तो यहां लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट के विघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह प्रश्न भी आपके बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स पढ़ने का मतलब क्या है? शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में से हमने वन लाइनर टाइप्स के क्वेश्चन निकाल करके उनको यहां पर लिखा है और आपको समझाने का प्रयास किया है। और इस चैप्टर को इस तरीके से हमने पढ़ा है कि शायद मैंने यहां पर आपको जो क्लास में जो प्रश्न बताए, जो टॉपिक मैंने आपको समझाया, अगर आपने अच्छे से उनको समझा है तो उन टॉपिक और ये जो शॉर्ट नोट में आपको लिखवा रहा हूं इनके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपन ने टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं उनको हमने अच्छे से समझा है। तो यहां पे हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट के विघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपके बन जाता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है। इसके बाद 8वें नंबर का जो प्रश्न है वो है भोजन का पाचन। देखिए आप, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह भी डायरेक्टली 1 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? भोजन का जो पाचन है वो वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन, यानी अपघटन अभिक्रिया है। अब अगर वन लाइनर का क्वेश्चन आता है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आता है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको क्या लिखना है? अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ गया, बहुविकल्पात्मक प्रश्न आ गया और वहां पर भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया का अगर वहां पर विकल्प नहीं है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अगर वहां पर नाम लिखा हुआ आता है तो आपको इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी लिख सकते हो। अब बताओ क्यों लिख सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब भोजन का पाचन होगा तो भोजन के पाचन से हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट के विघटन से क्या मिलेगा? हमें ग्लूकोज मिलेगा। और जब हम श्वसन से ऑक्सीजन लेंगे तो वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलकर के हमारे शरीर में ऊर्जा का, एनर्जी का संचार होगा, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा उत्सर्जित हो जाएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भोजन का जो पाचन है वो एक प्रकार की वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहलाती है। ठीक है। 9th नंबर पे देखिए आप, प्रश्न पूछा जाएगा कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे? श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे? देखिए, श्वसन जो है इसके दौरान हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है। अच्छा, भोजन जो हम लेते हैं, भोजन हम ग्रहण करते हैं, इस भोजन से हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और अभी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के विघटन से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है। अब ये ग्लूकोज जब इस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हमारे शरीर में क्या उत्सर्जित हो जाएगी? ऊर्जा उत्सर्जित हो जाएगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। इसके बाद में 10वें नंबर पे देखिए आप, प्रश्न आपके 10वें नंबर का आता है कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नो। और 10वां जो प्रश्न है उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण है उसमें हमें किन किन बातों का पता चलता है? तो रासायनिक समीकरण के जब हमने नियम लिखे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण से उसकी अवस्था का पता चलता है, उसके ताप का, दाब का पता चलता है और उसमें भाग लेने वाले उत्प्रेरक के बारे में पता चलता है। तो रासायनिक समीकरण से किन किन बातों का या किसके बारे में जानकारी मिलती है? रासायनिक समीकरण से किन किन बातों की जानकारी मिलती है?
जानकारी मिलती है। तो किस किस की जानकारी मिलती है हमारे को? नंबर एक, कोई भी जो पदार्थ है उसकी अवस्था के बारे में पता चल जाता है कि वो ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है या एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। इसी प्रकार से हमें ताप के बारे में, दाब के बारे में और उत्प्रेरक के बारे में भी पता चल जाता है। तीसरे नंबर पे हमें किसके बारे में पता चलता है? तत्वों की संख्या के बारे में भी पता चल जाता है। तत्वों की संख्या के बारे में भी हमें पता चल जाता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इन बातों की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। 11वां प्रश्न है आपके, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। श्वेत श्याम फोटोग्राफी। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? देखिए, अब श्वेत श्याम फोटोग्राफी ये हिंदी का शब्द है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। क्या बोलेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो सीधा सा एक नंबर का प्रश्न आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं हम सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का, सिल्वर क्लोराइड। और अगर इसकी जगह आपके ऑप्शन आ गया सिल्वर ब्रोमाइड, तो भी आप इसका आंसर क्या लिखोगे? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न आ गया कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको लिखना है सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का। अब इसमें से आपको इसका प्रकार भी पूछा जा सकता है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का जो उपयोग किया जाता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में जो सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे क्या होता है ये देखिए आप, 2AgCl, और ये जब प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं इसको, तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक तो Ag और दूसरा क्लोरीन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फोटोग्राफी वाली जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? आपके प्रकाशीय अपघटन कहलाएगी, या प्रकाशीय वियोजन इसको हम कहते हैं, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न और आता है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3.XS2। अब परीक्षा में अगर सूत्र पूछा जाए आपसे कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो लिख दोगे आप Fe2O3.XS2। लेकिन कभी कभी प्रश्न आ जाए कि जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो देखो इसका रासायनिक H2 जुड़ा हुआ, इसका मतलब इसमें आएगा हाइड्रेट। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रेट। और ये क्या है? आयरन ऑक्साइड। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड हो गया। तो जंग का रासायनिक सूत्र हो गया और जंग का ये रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपके, नीला तोथा, नीला तोथा का रासायनिक सूत्र बताइए। नीला तोथा का रासायनिक सूत्र, तो वो होता है कॉपर सल्फेट। नीला तोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। और सूत्र क्या हो गया इसका? CuSO4 हो गया। ठीक है, इसके बाद में 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, जंग लगने के लिए, जंग लगने के लिए, जंग लगने के लिए जंग लगने के लिए आवश्यक कारक। कौन कौन से कारक है जो जंग लगने के लिए आवश्यक होते हैं? नंबर एक क्या लिखेंगे हम इसमें?
ऑक्सीजन की उपस्थिति। अगर ऑक्सीजन होगी वायु के अंदर तो ही वहां पर जंग लगेगा। नंबर 2 H2O यानी पानी, या हम लिख सकते हैं नमी की उपस्थिति। ठीक है। और तीसरा जो आता है वो इसमें है धातु की खुली सतह। धातु की खुली सतह। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये कंटिन्यू जो प्रश्न है वो पढ़े हैं। देखिए, 3 जो प्रश्न है वो हमने क्रियाकलाप संबंधी पढ़े हैं। क्रियाकलाप संबंधी पहला जो प्रश्न है वो जल का वैद्युत अपघटन पढ़ा है, उसका नामांकित चित्र परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दूसरा जो प्रश्न हमने पढ़ा वो था कि जिंक जो होता है, जस्ता जो होता है, उसकी अभिक्रिया अम्ल से कराने पर यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर क्या होता है, ये विवरण हमने देखा। तीसरा जो प्रश्न था वो था बुझे हुए चूने का निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। इसके बाद में हमने शॉर्ट नोट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखे हैं और इन प्रश्नों में से पहला जो प्रश्न है वो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में अपने रजिस्टर के अंदर, अपने नोट्स के नोटबुक में भी आप इनको लिख सकते हैं। इनसे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं जाएगा। दूसरा, बिना बुझा चूने का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड, बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, संगमरमर यानी मार्बल का कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर खड़िया मिट्टी का भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दीवारों पर सफेदी करने में किसका उपयोग किया जाता है, बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है बुझे हुए चूने का उपयोग, क्योंकि बुझा हुआ जो चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और पर्यावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके चमकदार पदार्थ का निर्माण करता है, और जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो चमकदार पदार्थ होता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, विस्थापन अभिक्रिया के कारण। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब आयरन से करवाई जाती है तो आयरन सल्फेट बनता है और वो कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अगला प्रश्न, फेरस सल्फेट के वियोजन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये फेरस सल्फेट है FeSO4, जब इसको गर्म करेंगे तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद में फिर कार्बोहाइड्रेट के विघटन से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। भोजन का पाचन वियोजन या अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और रासायनिक समीकरण से किन किन बातों की जानकारी मिलती है, अवस्था के बारे में, ताप दाब उत्प्रेरक के बारे में और तत्वों की संख्या के बारे में। और श्वेत श्याम फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर जो ब्रोमाइड है उसका उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय अपघटन जो है जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.X और रासायनिक नाम होता है हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। और नीला तोथा का रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट, और ये यहाँ पे जंग लगने के लिए आवश्यक कारक। और लास्ट 15वां जो प्रश्न है वो है ओजोन अणुओं का ऑक्सीजन में बदलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां हम लिखेंगे इसमें प्रकाशीय अपघटन। कौन सी अभिक्रिया आएगी, ये प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन कैसे, ये देखिए आप, ओजोन है O3, इसको जब अल्ट्रा वायलेट रेज में सूर्य के प्रकाश की किरणों में ओजोन जब 2 भागों में टूट जाती है O2 प्लस O के अंदर, इसे हम कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्रियाकलाप संबंधी प्रश्न देखे हैं और 15 जो है आपके शॉर्ट नोट मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो, इस क्लास के माध्यम से मैंने करवाए हैं। आप इन 15 प्रश्नों को देखना, क्रियाकलाप संबंधी प्रश्नों को देखना। इसके अलावा अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रासायनिक समीकरण को और आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि 3 जो टाइप जो मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, और जो शब्द समीकरण आएगा आपके लिखा हुआ उसको रासायनिक समीकरण में बदलना और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो 3 टाइप के प्रश्न हम और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।